अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द बायोलॉजी विद ईमान यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको हर तरह के बायोलॉजी के लेक्चर इंतहाई आसान इजी वर्डिंग में मिलेंगे, जो कि हर बच्चा उसे अच्छे से समझ सकता होगा। तो आज हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी करना है, किस किस चीज के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है बायोलॉजी के बारे में। फिर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से होली कुरान हमें स्टडी ऑफ लाइफ को, हमारी स्टडी ऑफ लाइफ को शो करता है। फिर हमने मुख्तलिफ फील्ड्स पढ़नी है बायोलॉजी की, मेजर फील्ड्स पढ़नी है, सब फील्ड्स पढ़नी है, ब्रांचेस पढ़नी है। इसके अलावा हमने बायोलॉजी को स्टडी करना है कि किस तरह से बायोलॉजी दूसरे साइंसेस के साथ, दूसरे नेचुरल साइंसेस के साथ कनेक्ट है, दूसरी फील्ड्स के साथ किस तरह से कनेक्ट है। कैरियर्स हमने पढ़ने हैं बायोलॉजी के, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स पढ़नी है बायोलॉजी की जो हमें ये शो करेंगी कि बायोलॉजी किस तरह से नेचुरल साइंसेस का सबसेट है। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिसमें हमें ये शो किया जाएगा कि साइंस जो है वो कैसे कोलैबोरेटिव फील्ड है, कैसे हमें ये साइंस जो है मुख्तलिफ नॉलेज शेयर करती है, आइडियाज शेयर करती है। इसके अलावा हमने स्टेप्स पढ़ने हैं साइंटिफिक मेथड के, और लास्ट में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है मुख्तलिफ टर्म्स पढ़नी है जो हमें साइंटिफिक मेथड को ही शो करती होगी, हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ। इन सब की स्टडी हमने इस चैप्टर में करनी है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले, चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए साइंस किसे कहते हैं। यानी हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है साइंस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की साइंस क्या है। तो साइंस किसे कहते हैं? साइंस कहते हैं किसी भी चीज को एक्सप्लोर करना, कि दुनिया में कोई भी चीज किस तरह से डिस्कवर हुई और वो क्या काम, पहले उसका पास्ट में क्या काम था, आज प्रेजेंट में क्या काम है और नेक्स्ट फ्यूचर में उसका क्या काम हो सकता है। इन सब की स्टडी हमने साइंस में करनी होती है। तो साइंस जो है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कि साइंस जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करने का एक सिस्टमैटिक वे है, जिसमें हम अपनी कुदरती दुनिया के अंदर मौजूद हर चीज को स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंटेशन करके। यानी मुख्तलिफ मुशाहदात करके, चीजों को ऑब्जर्व करके, सोच के, एक्सपेरिमेंटेशन करके, तजर्बात करके, रिसर्च करके, मुख्तलिफ दलाइल दे के हम जो है वो मुख्तलिफ चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसे कहते हैं ये है साइंस। नेक्स्ट है सबसे पहला लेक्चर हमारा इस चैप्टर का, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी एक्चुअली जो है वो साइंस ऑफ लाइफ है, यानी लाइफ की स्टडी है, लाइफ की साइंस है, जिंदगी की साइंस है। कौन सी जिंदगी? वो जिंदगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो। यानी बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। The word biology comes from two Greek words, that is bios meaning life and logos meaning study. It explores the structure, functions and interaction of living organisms. Biology एक्चुअल में एक ग्रीक लफ्ज है जो दो लफ्ज से मिलकर बना हुआ है, बायो और लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना। लाइफ किसी भी तरह की लाइफ है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ है। वो ऑर्गेनिज्म जो जानदार है, जानदार ऑर्गेनिज्म के बारे में हर तरह की स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी के अंदर। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं? जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग हैं, जिनमें जान है, जिंदगी है, उन सब की स्टडी हमने करनी होती है बायोलॉजी के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में उनका स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इंटरेक्शंस, हर तरह की स्टडी हमने करनी होती है बायोलॉजी के अंदर। सबसे पहले ये था इसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा।
उसके बाद है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बेस पर देखें कि जानदार जिस तरह के जानदार होंगे उस तरह की ही बायो की जो है वो फील्ड्स, यानी बायोलॉजी को ऑर्गेनिज्म की बेस पे डिवाइड किया हुआ। सबसे पहला फील्ड है बायो की ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में हम स्टडी करते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्या हो, जानदार हो, ठीक है, यानी जानवरों की स्टडी हमने ज़ूलॉजी में करनी होती है। नाम से ही पता चल रहा है ज़ूलॉजी, ज़ू मतलब एनिमल और लॉजी मीन स्टडी। ज़ूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल, जिसमें हमने जानवरों की स्टडी करनी होती है, जानवरों की हर तरह की स्टडी जिसमें उनका स्ट्रक्चर, फंक्शंस, बिहेवियर, डाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग अबाउट एनिमल्स की स्टडी हमने करनी होती है ज़ूलॉजी के अंदर। ये इसकी पहली फील्ड है, इसकी पहली डिवीजन है जिसमें बायो को डिवाइड किया हुआ। उसके बाद सेकंड है बॉटनी। बॉटनी कहते हैं प्लांट्स की स्टडी। प्लांट्स के बारे में हर तरह की स्टडी जिसमें प्लांट्स का स्ट्रक्चर, प्लांट्स की ग्रोथ, प्लांट्स के फंक्शंस, उनके रिप्रोडक्शन, इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ कि किस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, उन सब की स्टडी हमने करनी होती है बॉटनी में। थर्ड आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी दो नाम से पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजी मीन्स उनकी लाइफ के बारे में स्टडी। तो माइक्रोबायोलॉजी से कहते हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जानदार होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जिसे हम आम आंख से नहीं देख सकते, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन सब की स्टडी हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करनी होती है। जैसे वायरसेस की स्टडी भी हमने जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करनी होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, फंक्शंस, उनका हैबिटेट्स, उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी ग्रोथ, उनकी जो है हेल्थ, उनके इन्वायरमेंट के बारे में हर तरह की स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करनी होती है। ये इसकी तीन मेन डिवीजन है बायोलॉजी की, तीन मेन जो है वो फील्ड्स हैं जो हमें बायोलॉजी के अंदर स्टडी करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है उसकी ब्रांचेस यानी सब फील्ड्स। उन्हीं जो तीन फील्ड्स हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, उनको आगे से मुख्तलिफ जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। उनमें हम ये सारी जो है वो ब्रांचेस के बारे में स्टडी करते हैं। ये उसकी सब फील्ड्स हैं बायोलॉजी की। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जिसे कहते हैं जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स और उसकी शेप्स, कलर्स, इनके बारे में स्टडी करते हैं। यानी फॉर्म्स और स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गेनिज्म के फॉर्म्स और स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी मॉर्फोलॉजी में करनी होती है। मॉर्फोलॉजी एक्चुअल में हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट की हमें शेप बताता है, उसके कलर बताएगा, पैटर्न बताएगा, उनकी स्टडी हमने मॉर्फोलॉजी में करनी होती है। क्या हमें किसी भी आर्गन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी उन्हीं की शेप, आर्गन की शेप, ठीक है, उसका कलर, उसके बारे में बताएगा कि ये किस तरह का होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ जैसे स्टमक है, मैदा है, तो मॉर्फोलॉजी अगर हमने स्टमक की स्टडी करनी हो तो मॉर्फोलॉजी हमें क्या बताएगी, हमारे स्टमक के बारे में बताएगी कि स्टमक की शेप क्या है, स्टमक का कलर क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स की ले लें तो अगर हम प्लांट्स के पत्तों की बात करें, अगर हमने प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी देखनी हो, प्लांट्स के लीफ की मॉर्फोलॉजी देखनी हो, तो मॉर्फोलॉजी हमें क्या बताएगी, उस लीफ का शेप बताएगा, ठीक है, कलर बताएगा, उसका पैटर्न बताएगा। इन सब की स्टडी हमने मॉर्फोलॉजी में करनी होती है। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर या उसकी शेप यानी उसकी फॉर्मेशन, किस तरह से वो चीज बनी हुई है, किस तरह से हमें नजर आती है, उसे कहते हैं ये मॉर्फोलॉजी है। सेकेंड ब्रांच है एनाटॉमी। ये सारी ब्रांचेस बायोलॉजी की है, उसमें सेकेंड ब्रांच आ जाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की अंदरूनी स्ट्रक्चर की स्टडी। मिसाल के तौर पे अगर हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, अगर हमने
अपने अंदर ये कह लो कि कोई भी आर्गन देखना है, लीवर कह लो कि हमने लीवर की स्टडी करनी है, लीवर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, तो उसे हम बोलेंगे हमने लीवर की अनाटॉमी देखनी है, यानी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, या लीवर हमारा जो है उसके अंदर उसका क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह से बना हुआ है, वो क्या क्या काम कर रहा है, उसकी अनाटॉमी हमने देखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि हमने जो एग्जांपल भी लिखी हुई है, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन की स्टडी करनी हो तो हम बोलेंगे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस ऑर्गन से मिलकर बना है और उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्टडी हमने करनी होती है अनाटॉमी के अंदर। इसके अलावा उन्हीं स्ट्रक्चर्स को देख के अनाटॉमी के अंदर हम जो है वो डिजीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसी से रिलेटेड मेडिसिन भी उसको भी जो है वो बना सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं उसी अनाटॉमी को देख के। ठीक है, तो हमने शॉर्टली जो है वो इसमें अनाटॉमी के अंदर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होता है। जैसे अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना हो तो हम बोलेंगे हमने किडनी की अनाटॉमी देखनी है। ठीक है, तो वो हमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बता देगा। उसके बाद थर्ड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी थर्ड ब्रांच है बायोलॉजी की जो हमें ये शो करवाती है, ये बताती है, इसके बाद हम इसमें किसी भी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यानी अपने बॉडी पार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें हमारी हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, तो ये हमें शो करवाएगा कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करवा रहा है पूरी बॉडी के अंदर, उसका फंक्शन बताएगा। हार्ट का फंक्शन बताएगा, ब्लड वेसल्स का फंक्शन हमें बताएगा। तो इन सब की स्टडी हमने किस में करनी होती है, फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में हमने किसी भी ऑर्गन की किसी भी बॉडी पार्ट का फंक्शन पढ़ना होता है कि कौन सा बॉडी पार्ट क्या काम कर रहा है। उसके बाद हिस्टोलॉजी फोर्थ ब्रांच आ जाती है, जिसमें हमने टिश्यूज की स्टडी करनी होती है, यानी हमारी बॉडी उसी तरह के टिश्यूज से मिलके बनती है। टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यू की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस, यानी टिश्यूज सेल से मिलके बनते हैं जिनका काम जो है वो सेम काम होता है। जितने भी टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जिस भी तरह के होंगे, अपना अपना उनका एक जो है वो काम होगा, लेकिन सेम काम होगा। टिश्यूज की स्टडी, हर तरह की स्टडी हमने हिस्टोलॉजी में करनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी बॉडी में देखें, मसल्स टिश्यू की बात करें तो मसल टिश्यू की स्टडी हमने हिस्टोलॉजी में करनी होती है कि मसल्स टिश्यू क्या है, कैसे हैं, क्या काम करते हैं, इन सब की स्टडी हमने हिस्टोलॉजी में करनी होती है। टिश्यू इसके अलावा टिश्यू की अगर हम स्टडी करते हैं तो उससे हमें डिजीजेस का भी पता चल सकता है। अब उस डिजीज से रिलेटेड हम ड्रग की स्टडी भी कर सकते हैं। टिश्यूज को देख के हम जो है वो ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन सब की स्टडी हमें करनी होती है हिस्टोलॉजी में। उसके बाद है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हमने सेल की स्टडी करनी होती है। साइटो यानी सेल, लॉजी में स्टडी यानी स्टडी ऑफ सेल। आपको पता होना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी या जितने भी जानदार हैं उन सब की लाइफ सेल से मिलकर बनी होती है। पूरी बॉडी उनकी सेल से मिलकर बनी होती है, इस वजह से हम कहते हैं सेल को कि ये लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये हमारी लाइफ को बिल्ड करता है। हमारे ऑर्गेनिज्म की जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब की बॉडी इन्हीं सेल से मिलकर बनती है। और सेल की स्टडी करने वाले को साइटोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसमें साइटोलॉजी क्या देखते हैं, सेल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑर्गेनेलिस का स्ट्रक्चर देखते हैं, उनका क्या जो है वो काम है, सेल्स का कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेल्स हैं, यानी सेल की हर तरह की स्टडी हमने साइटोलॉजी में करनी होती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इंसानी जिस्म के ऊपर तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 30 ट्रिलियन सेल से मिलके एक इंसान की बॉडी बनती है और हर सेल अपना अपना एक खास काम कर रहा है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं।
बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए, इन सब की स्टडी करते हैं। वो क्या काम करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है उनका हमारी बॉडी में काम क्या है, इन सब की स्टडी हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर करनी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा है, प्रोटीन है तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर क्या काम कर रही है, क्यों हो रही है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर हम बोले तो हमारे बॉडी की प्रोटीन वाला पोर्शन पूरा हो सकता है। तो इसके अलावा लिपिड्स हैं तो क्या काम कर सकते हैं, इन सब की स्टडी हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर करनी है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हमें मल्टीप्लाई प्रोसेसेस भी पढ़ने होते हैं। इसके अलावा उनसे रिलेटेड ड्रग्स भी, और किस तरह से हम जो है वो जेनेटिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, नए नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं जेनेटिकली, उन सब की स्टडी हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, यानी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट देखी है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक जानदार किस तरह से बनता है, किस तरह से गमीट्स मिलके यानी स्पर्म्स और एग मिलके किस तरह से ऑर्गेनिज्म को जो है रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम उसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखते हैं, ठीक है, उसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जब ऑर्गेनिज्म जो है वो बन रहा होता है, हम उसके टिश्यूज की स्टडी करते हैं कि किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म की ऑर्गन फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा हम बर्थ डिफेक्ट्स को देख सकते हैं, उसी से रिलेटेड हम मेडिकल ट्रीटमेंट की भी स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जिसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करते हैं जो हमें क्या बताता है कि किस तरह से जीन के जरिए ही किस तरह से किसी भी जानदार की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की खसूसियात पेरेंट से बच्चों में जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा है, ठीक है, उसकी आंखें उसके पेरेंट से मिल रही हैं, तो वो जो आंखों का कलर होगा जो उसके पेरेंट से मिल रहा होगा, ये हमें ये शो करवाता होगा कि इसकी जीन अपने जो है वो पेरेंट से मिल रही है, ठीक है, इसमें कोई जो है वो तब्दीली नहीं आई, सेम वही जीन पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर हुई है। तो इस वजह से वो आंखें हमें ये शो करती हैं कि ये बच्चा जो है वो इस वालिदैन से मिल रहा है, और वो सेम क्यों होता है, जीन्स की वजह से। इसके अलावा जीन्स में हम जेनेटिक डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं कि जीन से कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, वो बीमारियां कैसे आगे जो है वो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है, किस तरह से हम नए नए जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज को जो है डेवलप कर सकते हैं जीन्स के जरिए ही, ठीक है, इन सब की स्टडी हमने जेनेटिक्स में करनी होती है। तो जेनेटिक्स शॉर्टली किसे कहते हैं, जिसमें हम जीन की स्टडी करते हैं, जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं, उसकी स्टडी हमने जेनेटिक्स में करनी होती है। उसके बाद है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी किसे कहते हैं, जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स किसे कहते हैं, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म मर चुके होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, जो बहुत देर पहले या हम ये कह लें कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो पहले जो है वो क्या थे, मौजूद थे, लेकिन अब वो मर चुके थे, अब उनकी सिर्फ और सिर्फ बाकियात बाकी हैं, यानी वो उनकी कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई उनका जो है रॉक्स के चट्टानों के ऊपर उसका कोई निशान होगा, ठीक है, या उसकी कोई हड्डियां पड़ी होंगी, कोई ना कोई जो है वो उसका बाकियात पड़ी होंगी, हम कहते हैं ये फॉसिल। जैसे आजकल डायनासोर के फॉसिल्स हम देखते होंगे कि डायनासोर की सिर्फ हड्डियां मिल रही होती हैं, ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनिजम्स का इंप्रेशंस, उनके निशानात, उनकी बाकियात को हम कहते हैं ये फॉसिल्स हैं। अब फॉसिल्स की स्टडी हमने पैलेंटोलॉजी में करनी होती है। इसके अलावा फॉसिल्स हमें ये भी शो करते हैं, हमें ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से इवॉल्व हुए, ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया, ये हमें पैलेंटोलॉजी हमें शो करता है। उन्हीं फॉसिल्स को देख के हम ये स्टडी कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से हुई। जैसे डायनासोर, अगर हम डायनासोर के फॉसिल को देखें तो इससे हमें शो हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स मौजूद थे, ठीक है, उन्हीं रेप्टाइल से फिर आगे जो है बर्ड्स
बने, उन्हीं बर्ड से आगे मैमल्स, मैमल से इसी तरह बर्ड से एम्फीबियंस, एम्फीबियन से नेक्स्ट जो है वो इस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होते गए। तो इन सब की स्टडी हमने पैलेंटोलॉजी में करनी होती है। उसके बाद टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे। जो ऑर्गेनिज्म सेम होते हैं उनको हम एक जो है वो कैटेगरी में रख देते हैं, जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं उनको हम अलग कर देते हैं। ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी हम टेक्सोनोमी में करते हैं। जैसे अगर हम हैं, ठीक है, इंसान है, तो इंसान की अगर हम स्पीशी की बात करें तो स्पीशी होती है होमो सैपियंस, जीनस होती है होमो। अगर हम उसी तरह हम किंगडम की बात करें तो होगा एनिमेलिया यानी एनिमल्स, और जितने भी दूसरे जानवर हैं वो भी क्या होंगे? एनिमेलिया। जैसे लाइन है तो लाइन भी किससे रिलेट करना होगा? किंगडम एनिमेलिया से, क्योंकि उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी तो उन्हें सेम जो है हमने किंगडम में रखा हुआ है। अगर कोई एनिमल डिफरेंट होगा तो उसे हम डिफरेंट किंगडम में रख देंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे इसकी स्टडी हमने टेक्सोनोमी में करना है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाती है ब्रांच इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करना होता है, यानी ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना होता है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक रह रहा है, अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से सरवाइव कर, किस उसकी बायोडाइवर्सिटी क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो अपने फूड के लिए किस तरह से कंपटीशन करता है उस इन्वायरमेंट के अंदर, किस तरह से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्ट होता है ताकि वहां से एनर्जी हासिल कर सके, न्यूट्रिएंट ले सके। इन सब की स्टडी हमने इकोलॉजी में करनी होती है, यानी ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन, इन सब की स्टडी हमने इकोलॉजी के अंदर करनी है। उसके बाद मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी होती है, उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो ओशंस में रहते हैं, मेरीन में रहते हैं, सीज में रहते हैं। जैसे फिशेस हैं, फिशेस कहाँ रहती हैं? सीज में, ओशंस में। तो इन सब की स्टडी हमने मेरीन बायोलॉजी में करनी होती है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो मेरीन में रहते हैं उन सबकी बायोडाइवर्सिटी, किस तरह से वो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए, अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन ओशन, सबकी स्टडी हमने करनी होती है मेरीन बायोलॉजी। जैसे कोरल रीफ्स हैं जो मेरीन यानी समुद्रों के अंदर ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या है, कोरल रीफ्स होते हैं जो वहां पे रह रहे होते हैं, वहां पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, सबकी स्टडी हमने मेरीन बायोलॉजी में करनी। उसके बाद पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हमने डिजीज की स्टडी करनी होती है, बीमारियों की स्टडी करनी होती है कि कौन सी बीमारी है, क्या उसके नुकसान हैं, किस वजह से बीमारी हुई और उसके इफेक्ट्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं, इन सब की स्टडी हमने पैथोलॉजी में करनी होती है। मिसाल के तौर पे जैसे कैंसर है, कैंसर एक बीमारी है, अब इसके पैथोलॉजिस्ट क्या करेंगे कि इस बीमारी से मुतालिक हर तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन लेंगे, ये बीमारी कैसे हुई, क्यों हुई, इसका क्या इफेक्ट है, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब की स्टडी पैथोलॉजी करते हैं। कि बीमारियों से के बारे में हम जो है वो जितनी स्टडी करते हैं डिजीज से रिलेटेड, उन सब की स्टडी पैथोलॉजी में की जाती है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी वो ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है, यानी कुव्वते मुदाफत वाला सिस्टम, जिसमें ये हमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से हमारी बॉडी को रोक के रखता है, बचा के रखता है, उसे हम कहते हैं ये हमारा इम्यून सिस्टम है। यानी मुख्तलिफ तरह की डिजीज से बॉडी को बचाना, ये काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम का। और फिर इम्यूनोलॉजिस्ट क्या करते हैं? डिजीज से मुतालिक जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ तरह की से बचा सकते हैं, उस तरह की कोई ना कोई ड्रग बना लेते हैं, कोई ना कोई वैक्सीन बना लेते हैं ताकि हमें जो है वो उस बीमारियों के इन्फेक्शन से रोका जा सके। जैसे अभी जो है वो कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनी थी। वो वैक्सीन क्यों बनी थी? ताकि अगर कोविड-19 किसी पे अफेक्ट करता है तो अगर उसको वैक्सीन दी जाए तो फौरन से वो वैक्सीन क्या करे, उस डिजीज से रोक बॉडी को बचाया जा सके उसी तरह की बीमारियों से। स्टडी हमने इम्यूनोलॉजी की। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हमने
ड्रग्स की यानी मेडिसिन की स्टडी करनी होती है। मेडिसिन से रिलेटेड हर तरह की स्टडी, उनका इफेक्ट, उनकी काजेज, कि कौन सी मेडिसिन क्या काम करेगी, कौन सी मेडिसिन क्या इफेक्ट करेगी, उन सब की स्टडी है। कैसे मेडिसिन को हम बनाएंगे, उन सब की स्टडी फार्माकोलॉजी में की जाती है। उसी तरह की नई नई ड्रग्स बनाना में भी है जो है वो फार्माकोलॉजिस्ट ही करती है। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई एंटीबायोटिक्स तैयार करना, एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी को बुखार होता है तो बुखार के लिए भी उसे एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो एंटीबायोटिक्स कौन तैयार करता है? फार्माकोलॉजिस्ट। वो देख वो मेडिसिन यानी बुखार से रिलेटेड मेडिसिन प्रिपेयर करेगा, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेगा कि अगर हम उसकी इतनी डोज रखते हैं तो किस हद तक कोई बीमारी जो है वो हो सकती है, कब वो बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है, कब वो इन्फेक्शन खत्म हो सकता है, कैसे हो सकता है अगर हम मेडिसिन को इस तरह से बनाएं। तो उन सब की स्टडी किसमें करनी होती है? फार्माकोलॉजी। तो ये सारी ब्रांचेस थी तो किसकी थी? बायोलॉजी की। इन सब की स्टडी हमें करनी होती है बायोलॉजी के अंदर। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।